हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार एसआई एडिटोरियल टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 1 से लेकर के 20 तक जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो है रैंडमली हम आंसर बताते चलेंगे और जैसे ही अपना हिस्ट्री जोग्राफी और उसके बाद आपको बता दें कि साइंस का पोर्शन आएगा तो हम उसको जो है ऑप्शन वाइज भी कवर करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो विरासत को अपनाओ 2.0 जो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है। तो इसका कल्याण हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी सृष्टि होगा, या ऑप्शन नंबर सी स्पर्श होगा, या ऑप्शन नंबर डी सृजनम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सृजनम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो देखिए, अभ्यास साइक्लोन जो है न वियतनाम के साथ होता है, न बांग्लादेश के साथ होता है, न ब्राज़ील के साथ होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। साइक्लोन अभ्यास जो है आपका किसके साथ होता है तो आपका मिस्र के साथ साइक्लोन अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना में, या ऑप्शन नंबर बी भारत, या सी ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि पीएम आशा योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करेंगे। तो कथन 1 देखेंगे कि योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। ऑप्शन नंबर 2 कथन 2 देखेंगे कि सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों में तुअर दाल, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीद करेगी। तो ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न तो 1 होगा ना ही 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 6 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है आपका उत्तराखंड के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो हो जाएगा आपका कब मनाया जाता है। तो देखिए, 16 फरवरी नहीं होगा, 18 फरवरी भी नहीं होगा। इसमें ये देखेंगे 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को भी कर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची में से निकाल करके प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इनमें से कौन सा खनिज शामिल नहीं है। तो देखेंगे खनिज इसमें कौन कौन से शामिल नहीं है। तो लिथियम शामिल नहीं है, या ऑप्शन नंबर बी क्वार्टर शामिल नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी फ्लेस्पर शामिल नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अभ्रक शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन पे विचार करना है। तो देखते हैं, 1 नंबर की कथन 1 देखेंगे कि इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया था। बिल्कुल सही है। इस खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किए थे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखेंगे 3 नंबर की इस खेल के इस संस्करण का आयोजन जो है आपका उत्तराखंड में किया गया था। तो बिल्कुल सही हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कि राष्ट्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में से कौन सा इंजन शामिल नहीं है। इसका आंसर देखेंगे हम कि पूछा गया है कौन सा, कि बजट में जो है आपका 4 विकास इंजन दिया गया था जिसमें से आपका शामिल नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें कृषि जो शामिल था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भी शामिल था, निर्यात भी शामिल था, अवसंरचना जो था इसमें शामिल नहीं था। अवसंरचना जो था इसका शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो धन्वंतरी में आयुर्वेद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ताराचंद शर्मा को दिया गया है और माया राम उनियाल को दिया गया है और समीर गोविंद जमदिग्ग को दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया गया है, इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना है। ये जो हो जाएगा आपका 12 का सही हो जाएगा। और वेतन कथन 2 देखेंगे कि वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपया होगी। तो ये भी जो है कथन 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 13 नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो देखेंगे कि सेवा निर्माण में जो है आपका 8वां स्थान पे है, बिल्कुल सही होगा। रेल नेटवर्क में जो है आपका भारत 4था स्थान पे है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत 3रा स्थान पे न होकर के आपका 4था स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, जो कि असत्य पूछ रहा है। आगे देखेंगे कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो देखिए AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम बना है, या ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा, या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, या हो जाएगा आपका भारत। तो देखिए AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला जो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कि आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन जो है जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कथन 2 देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, ये जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिर्फ 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध के त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए कौन शामिल नहीं है। तो देखिए भारत शामिल है, आपका नेपाल भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, बट म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलेटिक की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलेटिक हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विराट कोहली होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, या ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राफेल नडाल हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा लियोनेल मेसी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत सरकार ने 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल के भागीदारी को मंजूरी दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो देखिए जो 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 2025 में जब किया गया था तो चाइना में किया गया था, और चाइना के हार्बिन शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना का फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA का स्थापना भारत सरकार द्वारा खाली स्थान बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 7 बिल्लियों के संरक्षण के लिए किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि अब तक भारत सहित 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर कि मत्स्य 6000, क्वेश्चन है कि आपका कि मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है तो देखते हैं कि मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरी समुद्रों में चलने वाली वैज्ञानिक पनडुब्बी है, ये बिल्कुल सही है। और इसके द्वारा वर्ष 2030 न होकर के कब है, 2026 के अंत में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने का आपका लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिर्फ एक कथन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन चालू होता है, जिसको हम ऑप्शन वाइज भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव होता है। तो मानसून प्रत्यावर्तन जैसे कि लौटते मानसून के समय में बिहार के मैदानी भागों में ठंडी और गर्म हवाओं का प्रभाव होता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं कमज़ोर होकर के बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती है। यह समय जो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, और इस दौरान जो होता है दिन में आपका उच्च तापमान और आर्द्रता के कमी के कारण अक्टूबर की गर्मी आपको महसूस होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 21 का ए हो जाएगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कि सूची में पहचान करना है कि आपका एंडीज पर्वत, सूची आपको पहचान करना है। देखिए आपको सूची पहचान करना है कि एंडीज पर्वत जो है आपका किस महाद्वीप में है। तो देखिए एंडीज पर्वत जो हो जाएगा आपका किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, 4 हो जाएगा। अल्ताई पर्वत किस महाद्वीप में है, तो आपका एशिया में है, 3 हो जाएगा। अल्पास पर्वत किस महाद्वीप में है, तो आपका यूरोप में है। और अल्पेनेशिया पर्वत किस महाद्वीप में है, तो आपका उत्तरी अमेरिका है। तो देखिए ऑप्शन 4 3 1 2 किस में है, तो 4 3 2 1 ये नहीं होगा, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कि भारत की जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या वाले राज्यों में निम्न में से सही क्रम पहचानना है। तो देखते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल नहीं, क्योंकि बिहार के जनसंख्या घनत्व आपका जो है 1106 जो है आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे आपका 1106 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1028 हो जाएगा। केरल की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 860 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं तो 829 है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका बिहार में है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद आपका केरल में है, उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो अगर बात करते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ऑप्शन नंबर ए झेलम हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी होगा, या ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी होगा। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है और पंजाब क्षेत्र के 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह 2 प्रमुख धाराओं जैसे कि चंद्र और भागा से मिलने से बनती है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के ऊपरी हिमालय से निकलती है। चिनाब अंततः जो होता है आपका सिंधु नदी में मिलने से पहले जम्मू और कश्मीर भारत के जम्मू क्षेत्र से होकर के पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाके में बहती है। सिंधु जल संधि जो सिंधु जल संधि था जो कि आपका 1960 था, इसके अंतर्गत जो था इसका शर्त था कि चिनाब का अधिकतम पानी जो है पाकिस्तान को आवंटित किया गया था और भारत को बिजली उत्पादन जैसे गैर उपयोग की अनुमति दिया गया था। और चिनाब नदी का उपयोग पाकिस्तान में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके जल की कोई लिंक जो है नहरों के माध्यम से रावी नदी के चैनल में भी स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 25 नंबर होगा कि लौह अयस्क की खाने इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए लौह अयस्क की खाने जो हो जाएगा आपका गुआ और नौमुंडी जो कि आपका झारखंड में पड़ता है, तो ए का जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तांबा की खाने की बात करते हैं तो बालाघाट मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो देखते हैं बालाघाट कहाँ में है, तो बी का 1 हो जाएगा। और बॉक्साइट की खाने की अगर बात करते हैं तो आपका अमरकंटक के पठार आपका कहाँ, अमरकंटक के पठार आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी का सी का 2 हो जाएगा। और अब्रा की खाने कहाँ हो जाएगा, तो आपका डी का 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 देखेंगे, 3 1 2 4 किस में है, 3 3 2 ये हट दीजिए, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 26 नंबर कि किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस महाद्वीप में जो है मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम है। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया में भी जो है आपका मरुस्थल देखने को अच्छा खासा मिलता है, अफ्रीका में तो मरुस्थल बहुत बड़ा है, सहारा मरुस्थल, एशिया में भी मरुस्थल है, बट यूरोप में जो है आपका मरुस्थलीकरण की समस्या आपका न्यूनतम मिलती है। यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न भूमि क्षरण में योगदान कर रहा है। हालांकि यूरोप में मरुस्थलीकरण की सीमा अन्य महाद्वीपों के व्यापक में नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यूरोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका स्थल रूढ़ देश नहीं है। तो देखिए इसमें स्थल रूढ़ देश नहीं है। जैसे देखिए नेपाल जो है आपका स्थल रूढ़ देश है। स्थल रूढ़ देश का मतलब क्या होता है कि वो जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसका जोग्राफिकल बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगता हो। जैसे नेपाल है, नेपाल एक आपका लैंडलॉक कंट्री है। हंगरी भी जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है। किर्गिस्तान भी जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है, बट जो है बेल्जियम जो है आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम आपका किस में आता है, तो बेल्जियम जो आ जाता है आपका यूरोप महादेश में बेल्जियम आ जाता है, जो कि आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगर इसमें बात करते हैं हंगरी का कैपिटल की बात करते हैं तो बुदापेस्ट हो जाएगा। करेंसी जो होता है आपका फोरेंट होता है। किर्गिस्तान की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो बिश्केक होता है। करेंसी जो होता है आपका करेंसी जो होता है आपका सोम होता है। अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो इसका ब्रुसेल होता है और करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। और नेपाल के तो आप जानबे करते हैं काठमांडू का करेंसी जो होता है आपका नेपाली रुपीज होता है। अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो बेल्जियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर कि काली मिट्टी की क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है, ये भी सही हो जाएगा। काली मिट्टी में आर्द्रता जैसे कि नमी धारण करने की क्षमता जो होता है आपका उच्च होता है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। काली मिट्टी अगर ज़्यादा की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो होता है आपका स्थानीय भाषा में बोला जाता है रेगुर बोला जाता है। काली मिट्टी जो है आपका दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है। इसमें से नमी धारण करने की क्षमता होती है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कम होता है। इसके पास स्वेंग जो होता है जुताई का गुण और तिराई की तुलना में उच्च भूमि पर तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 29 मिलान करने वाला है कि राष्ट्रीय जल मार्ग और जो है उसके सही मार्ग से साथ सुमेलित करें। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो होता है आपका कौन होता है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो होता है आपका धुबरी से सदिया होता है, तो बी का जो हो जाएगा यहाँ पे 2 का यहाँ पे डी हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो होता है आपका कोटापुरम से कोल्लम तक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9 जो होता है आपका अल्लापूजा से कोट्टयम और थिरापुरम पूजा नहर में होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो CDAB इसका देखेंगे कौन सा है, CDAB ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे कि बेंगुएला प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य पूछा गया है कि बेंगुएला जो है प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। ये प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा नहीं, बेंगुएला जो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। और समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, गलत हो जाएगा। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं नहीं पाई जाती है, समताप मंडल में आपका ओजोन पाया जाता है। लेकिन संवहनीय धाराएं जो होता है आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका वर्षा तूफान आदि होती है। और शिमुन अरब रेगिस्तान
रेगिस्तान में ठंडी वाली बहने वाली हवा है। तो देखिए अगर अरब रेगिस्तान में तो ठंडी हवा कहाँ से आया, तो गर्म हवा होना चाहिए। तो सिमुन जो है आपका अरब रेगिस्तान में बहने वाली एक तेज गर्म और शुष्क हवा है, ठंडी नहीं है। यह धूल भरी होती है। इसका तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है या उससे अधिक तक भी पहुंच सकता है। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कि ब्रिक फील्डर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह एक तेज धूल भरी हवा है जो अक्सर गर्मियों में आती है और विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किस वन प्रारूप में सागवान का एक जो है प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो देखिए सागवान वृक्ष जो होता है आपका सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है आपका इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। वर्षा इसमें जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर की सीमा में होती है। बसंत के मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे सागवान इस जंगल की सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं, जबकि बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती है। सागवान पौधा जो होता है आपका भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सागवान के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 32 नंबर, जो कि मिलान करने वाला दिया गया है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो होता है आपका वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तो ए का 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो बी का 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे है, तो 10वीं अनुसूची जो होता है आपका दल बदल विरोधी से है। तो ये हो जाएगा आपका डी का 3 हो जाएगा। तो देखेंगे 2, 1, 4, 3 किस में है, तो 2, 1, 4, 3 तो 2 देखिए एक ही में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम कि भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक रूप से उद्देश्यों में से एक के रूप में है, जो कि आर्थिक न्याय के संबंध में किसमें उपबंध किया गया है। देखते हैं कि उद्देशिका और मूल अधिकार में ये नहीं, देखिए उद्देशिका में है लेकिन मूल अधिकार में जो है आपका आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया है। तो उद्देशिका में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए भारत में जो बोला गया है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करता है। वही डीपीएसपी में बोला गया है कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित और संरक्षित करके भारत के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 34 नंबर। 34 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए परमादेश जारी करने का मतलब क्या होता है कि हम जो है आपको किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो आप सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में जो होता है आपका 226 के अंतर्गत जो है आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि आपका इसको रीट बोलते हैं। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आज्ञा देते हैं। यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देशित करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे उसने नहीं किया या करने से इनकार कर दिया। अगर मानते हैं कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसको काम करने के लिए पब्लिक दिया और या वो नहीं करना चाह रहा है या करने से मना कर देता है, तो उसके ऊपर जो है आपका परमादेश जारी किया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रीट दायर कर सकते हैं। पर रीट जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। वे कौन कौन से हो जाएगा, तो एक जो होता है आपका बंदी प्रति
बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक होता है आपका परमादेश होता है, एक प्रतिषेध होता है, एक उत्प्रेषण होता है और एक जो होता है आपका अधिकार परीक्ष होता है। ये रीट जो होता है आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार का एक हिस्सा होता है और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ जो होता है त्वरित अनुतोष प्रदान करने की शक्ति होती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग जो होता है उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से आपका हिरासत में लिया गया हो। परमादेश क्या होता है? तो परमादेश जो होता है किसी सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। एक जो होता है आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली न्यायालयों को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए आपका प्रतिषेध जारी किया जाता है। एक जो होता है आपका उत्प्रेषण जो होता है आपका आदेश निचली न्यायालय या न्यायाधिकरण को आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। और आप देखेंगे एक होता है आपका अधिकार परीक्ष जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 34 का जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संबंध में प्रत्यक्ष चुनाव के संबंध में प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका इंग्लैंड के संविधान से आपका क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रतिक्रिया दिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था दिया गया है। यूएसए के संविधान से जो है आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। यूएसए के संविधान से जो है आपका क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। जर्मनी के संविधान से जो आपका क्या लिया गया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कि कौन से 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए जो सही है। इस अधिनियम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को जो है व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तन करता है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन, ये तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर कि प्रतिष्ठा, यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिष्ठा और सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि प्रतिष्ठा और सुनवाई का अधिकार जो है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। 21 अनुच्छेद कहता है क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो है आपका प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। यह अधिकार व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। यह सिर्फ शारीरिक रूप से जीने का अधिकार नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीने का भी आपका अधिकार देता है, जैसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों की कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर इसे हटा सकते हैं? तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा आप नहीं हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री हटा दीजिए, राष्ट्रपति हटा दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। ये देखिए राज्यपाल का अधिकार होता है कि राज्यपाल के पास कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या और राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार है। सबसे पहले क्या होता है, तो इसके लिए जांच की प्रक्रिया होती है। राज्यपाल यह कार्रवाई सीधे नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले उन्हें मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना होगा। आगे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको जांच करेगी और जांच कर करके वो रिपोर्ट देगी कि हाँ इसको हटाया जाना है नहीं हटाया जाना है, तभी जा करके इसको हटाने की प्रावधान किया गया है और राज्यपाल के द्वारा हट सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल कौन नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें शामिल कौन है नहीं है,
शामिल कौन है, तो देखिए जस्टिस फजल अली शामिल हैं, के.एम. पनिकर शामिल है और हृदय नाथ कुंजूर शामिल है। बट जो है आपका सर तेज बहादुर सुप्रू जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर थे और जो है आपका हृदय नाथ कुंजूर थे। आयोग की स्थापना यह जांच के लिए किया गया था कि क्या राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। मुख्य रूप से भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन और अन्य क्षेत्रों से भाषाई रूप से अलग राज्यों की मांग के कारण किया गया था। इसे जो है आपका सितंबर 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि भारत के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अब स्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 40 नंबर कि किस अधिनियम के ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी प्रदान किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका आंसर हो जाएगा कि इसी के अंतर्गत जो है आपका यह अधिनियम भारत के शासन की रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके सबसे लंबे और विस्तृत अधिनियम दिया गया था। इस अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा पेश की, जिसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यह पहली बार था जब इस तरह के भेद औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के 3 प्रमुख सूचियाँ थे, जो कि आपका संघ सूची था। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका एट प्रेजेंट 100 विषय आता है, राज्य सूची के अंतर्गत एट प्रेजेंट 61 विषय आता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आपका 52 विषय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 41 नंबर। 41 क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जैसे कि आपका महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति या GVK राव समिति या ML सिंघिया समिति। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन जो है आपका 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का स्थापना जो है आपका कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था। कभी कभी जो है इसके क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ देता है। आगे देखेंगे कि ML सिंघिया समिति कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था। और GVK राव समिति का गठन कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। ये सभी जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें दिया गया है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के द्वारा जो है आपको हटा सकते हैं। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए संसदीय प्रणाली सरकार का लोकतंत्र का रूप है जिसमें संसद में सबसे बड़े प्रतिनिधित्व वाली पार्टी या पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाती है। उसका नेता जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट के लिए नियुक्त संसद के सदस्यों द्वारा कार्यकारी कार्यों का उपयोग किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के दल बहुमत के विरोध में काम करते हैं और उनका कर्तव्य होता है कि वो इसे नियम के रूप में चुनौती दें। जब भी वे सत्ताधारी पार्टी या संसद के अधिकांश सदस्यों का विश्वास खोते हैं तो उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। संसदीय प्रणाली की उत्पत्ति आपका ब्रिटेन में हुआ था और इसे अपने कई पूर्व उपनिवेशों ने अपनाया था। आगे देखेंगे अपनाया गया है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में जो है आपका सर्वोच्च स्थान पे आते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं आपका राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के बाद आपका उपराष्ट्रपति आएंगे। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के बाद जो है आपका राज्यों के भीतर राज्यपाल आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राज्यों के भीतर राज्यपाल जो अपने अंदर में राज्यपाल होते हैं। 5 नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति जो है आपका 5 नंबर पे आते हैं और उप प्रधानमंत्री भी जो है 5 नंबर पे आते हैं। मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष जो है आपका के नंबर पे, तो 6 नंबर पे आता है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स दिया गया है जिसको हम स्किप करेंगे। इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो 155.52, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो 4√6 हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। 47 की बात करते हैं तो 364 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल करके इसका एलसीएम 360 हो जाएगा। जैसे ही इसका एलसीएम 60 होगा तो 4 जोड़ दीजिएगा, 364 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सूरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो आंसर दिया गया है ये थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है आंसर 49 का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 50 दिया गया है। 50 का आंसर इसमें क्या दिया गया है, 50 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टेक साइज एंड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 का, तो 51 का आंसर जो होता है आपका फ्लैशहुड। फ्लैशहुड का मतलब जो होता है आपका झूठ, और इसका मतलब क्या दिया गया है, फ्लैशहुड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करता है, तो बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उपयुक्त में से वाक्य गौरव क्या है, तो गौरव यहाँ जो हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन संधि को पहचाने, तो इसमें व्यंजन संधि कौन है, व्यंजन संधि जो होता है आपका एक से ज़्यादा की बात करता है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका सज्जन जो है आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 55 नंबर पे कि देखिए ये जो है आपका 1857 की क्रांति से संबंधित जो है कि आपका किस राज्य में थे, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले जो है आपका 1857 की क्रांति जो है आपका 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से कौन थे, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और प्रमुख नेताओं कौन थे, तब बहादुर शाह द्वितीय कहाँ से थे, तो आपका दिल्ली से थे, तो 1 का 3 होगा। ब्रिजेश कादिर कहाँ से थे, तो आपका लखनऊ से थे, 1 हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो आरा जगदीशपुर से थे। लियाकत अली कहाँ से थे, तो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। तो 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1544 में शेर शाह ने मालदेव को हरा करके निम्न में से किस पर जो है अधिकार किया था, तो देखिए 1544 पूछा गया है कि 1544 में शेर शाह सूरी ने राव मालदेव को हरा करके जोधपुर सहित अजमेर के माउंट आबू तक मरवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इस दौरान शेर शाह सूरी का सेनापति आपका खवास खान था, जिन्होंने जोधपुर पर कब्जा किया था, और शेर शाह सूरी के द्वारा जो है आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया और खुद को फरीद अल दीन शेर शाह की घोषणा किया। और एक जो था आपका 1540 ईस्वी जो कि आपका बिलग्राम कनौज का युद्ध बोला जाता है। यह युद्ध जो था आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी आपका विजय हुआ था। इस युद्ध में विजय के पश्चात शेर शाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कि सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारतीय बोल्शेविक दल का गठन आपका कब किया गया था, 1939 में किया गया था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आपका किया गया था, कब किया गया था, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल का पुराना नाम जो था आपका भारतीय कम्युनिस्ट लीग था, जिसकी स्थापना आपका कब किया गया था, तो 1934 में किया गया था। बोल्शेविक लेनिस्ट दल की स्थापना आपका कब किया गया था, तो 1942 में किया गया था। अतिवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना आपका 1944 में किया गया था, जिसको एम.एन. राय के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है कि कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। क्वेश्चन क्या है कि कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो देखिए कलचुरी वंश की स्थापना जो है आपका कोकलम प्रथम के द्वारा जो है आपका कलचुरी वंश की स्थापना किया गया था। कलचुरी वंश की स्थापना कोकलम प्रथम के द्वारा किया गया था। कोकलम प्रथम जो है आपका 845 ईस्वी में त्रिपुरी को अपना राजधानी बनाया गया था, और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक जो था आपका कर्णदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला गया है, स्टेटमेंट है कि मैंने सरकारी आदेश के अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ है। यह कथन
किसने कहा था? तो यह कथन जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के टाइम बोला गया था कि बल्कि इसलिए कि क्योंकि मेरे आत्मा की आवाज़ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकारी आदेशों को न मानने को कहा था। उसने कहा था कि वे कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कानून गरीबों के शोषण को बढ़ावा देता है तो वे अंतरात्मा की आवाज़ को प्राथमिकता देते हुए कानून को विरोध करते हैं। ये तो आज सही है, लेकिन सब कोई गांधी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला था? तो देखिए पूछा गया है क्या कि मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का प्रमाण मिला था। तो देखिए औंधा नहीं होगा, बोरी नहीं होगा, लखनिया नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बगौर हो जाएगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण का मुख्य रूप से आपका राजस्थान के बगौर और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिले में देखने को मिला था। बगौर जो है आपका राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन आवास स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पे समानांतर सरकार की स्थापित किया गया था? तो देखिए समानांतर सरकार की स्थापना जो है आपका कहाँ में किया गया था? तो बलिया में भी किया गया था, सतारा में किया गया था और मिदनपुरा में किया गया था, बट जो है आपका अवध में नहीं किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, जिसमें बलिया था, सतारा था, तामुलुक जो कि आपका मिदनपुर प्रमुख थी इसमें से। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो लिखने का कार्य किनको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और सन 1940 में जो है उधम सिंह ने इस हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में सर माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर के हत्या कर दिए थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे इंडिया में। आगे देखते हैं 63 नंबर कि मध्य काल क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए बहुत कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली के किस क्षेत्र में बनाई जाती थी? तो देखिए यहाँ पे नदी से रिलेटेड पूछा गया। द्रविड़ शैली में सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ में बनाएगा? द्रविड़ शैली में तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में जो मनाया जाता था नागर शैली में, और बेसर शैली में बनाया जाता था आपका बीच वाले भाग में। तो इसमें पूछा गया है क्या कि मध्यकाल में मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाया गया? तो देखिए कृष्णा और कावेरी नदियाँ आपका दक्षिण में बहती है, तो दक्षिणी तो आंसर हो सकता है। विंध्य पहाड़ी इसको काटिए, हिमालय को भी काट दीजिए क्योंकि दक्षिण में हिमालय नहीं है। गंगा नदी को काटिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 कि टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए टोडरमल को जो है आपका मुस्लिम ए दीवान के नाम से जाना जाता है। किनको? टोडरमल को जाना जाता है आपका मुसाफिर ए दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता है। मुसाफिर ए दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता है। टोडरमल का वास्तविक नाम जो था आपका अल टंडन था। टोडरमल को मुसाफिर दीवान की उपाधि अकबर ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया था। टोडरमल जो था अकबर के राजस्व विभाग का प्रमुख था। और एक जो है यहाँ पे खाना बोला गया है, तो खाना की उपाधि जो था पहली बार बैरम खां को प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा, बट जिसे बाद में बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाना को दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर। ये जो पूछा गया है कि घटना को कालक्रम के अनुसार जो है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत जो है आपका 1498 ईस्वी में आया था और दूसरी बार जो है आपका 1502 ईस्वी में आया था। बंडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो बंडीवास का युद्ध पूछा गया है। बंडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो था आपका 1759 ईस्वी में हुआ था। तो अब इसको बनाइए, एक हो जाएगा, एक के बाद जो आ जाएगा आपका 3 नंबर आ जाएगा, 3 के बाद आपका कौन आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा कि मोडो लिपि का प्रयोग पहली बार
किसके लेखों में किया गया था? तो देखिए यहाँ पे मोडो लिपि पूछा गया है और पहली बार प्रयोग जो किसके लेखों में किया गया था? तो मराठा के लेखों में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 67 नंबर कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था? तो देखिए सातवाहन वंश के पूछा गया है और किस शासक के पूछा गया है? तो देखिए यज्ञ श्री सातकर्णी, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था। ये सिक्के समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को दर्शाता था। यज्ञ श्री सातकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और सौराष्ट्र के अन्य हिस्सों कई स्थानों में आपको देखने को मिलते हैं। सातवाहन वंश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके किया था। और सातवाहन वंश की 2 राजधानियाँ जो कि आपका प्रतिष्ठान जिसको पैठान महाराष्ट्र बोला जाता है और एक अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 नंबर कि निम्न में से कौन सा कार्य जो है आपका 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए कराची अधिवेशन में जो हुआ था मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसमें जो है आपका आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है कि दस्तान-ए-अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मीर सैयद अली हो जाएगा। और एक इसमें जो है आपका दसवंत जो था आपका किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। और अबू हसन जो था आपका जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार था। ये सब आगे देखेंगे। क्विसन बेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो क्विसन बेरी नियम जो होता है आपका बॉक्सिंग पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर कि हॉर्नबिल पर्व और जो है संबंधित राज्य देखेंगे कि हॉर्नबिल आपका पर्व कहाँ में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। संगाई पर्व कहाँ में मनाया जाता है? तो आपका मणिपुर में। राजवंश पर्व आपका कहाँ में मनाया जाता है? तो राजवंश पर्व की बात करते हैं तो राजवंश पर्व जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और हेमिस पर्व की बात करते हैं तो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो 4 2 1 3 देखिए किस ऑप्शन में है 4 2 1 3? 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारत उर्वरक निगम की स्थापना आपका 1961 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कि विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक जो है आपका विस्तारित परिवार है जिसमें आपका कौन कौन से आता है? तो देखिए विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास IBRD आता है। एक आता है आपका IBRD। सेकंड जो आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम ये हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC आता है। उसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी निगम MIG आता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान ICSD ये भी आता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन जो है आपका विश्व बैंक समूह में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार परिवार है। तो देखिए 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना आपका 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका अजय बांगा है जो कि आपका इंडियन ओरिजिन है। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 नंबर कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम जो हो जाएगा आपका टोरॉन 1 है। इसे जो है अमेरिका कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर कि महत्वपूर्ण उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक के बारे में बात करते हैं तो BN नायपॉल है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था जो हो जाएगा आपका रांची में है जिसकी स्थापना आपका 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर
कि निम्नलिखित में से विचार करना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो कप जी भी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, बट यहाँ पे आगा खां कप जो हो जाएगा ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। आगा खां कप जो है, आगा का कप जो है आपका हॉकी से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 78 नंबर, कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप इंग्लिश समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे कम अगर शामिल होता है तो देखिए थाइमस भी होता है शामिल, तिल्ली भी होता है शामिल, लसिक पर भी होता है, बट सबसे कम जो होता है आपका मस्तिष्क का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर बोला गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए किसी रासायनिक अगर अभिक्रिया में पूछा गया है कि सकारात्मक उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो प्रक्रिया में खपत किए बिना प्रतिक्रिया के दर या प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो देखिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, कि शिशु पोषक जिसको हम बेबी फीडिंग बोलते हैं, बोतलों तथा शीतल पेय बोतलों में समानता किसकी बनी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। पॉलीस्टाइरीन एक जो है आपका सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसे ढालना आसान होता है और इसे मुद्रित किया जा सकता है और इसे जो है आपका अनुप्रयोग कर सकते हैं। एक जो यहाँ पे आपको दिया गया है पॉलीयूरेथीन, जिसका काम है कि इस सामग्री का उपयोग आमतौर पर इंसुलेशन और कुशनिंग सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। एक जो है यहाँ पे आपका पॉलीएस्टर दिया गया है, तो इसका उपयोग जो है आपका तकिए आदि कुशिंग और इंसुलेट सामग्री के रूप में बनाया जाता है। एक जो है आपका पॉलीएमाइड दिया गया है जिसे नैलून के नाम से जाना जाता है। इसे जो है आपका फिल्मों, रेशो या आकृतियों के संरचना में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, कि वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए वैक्सीनेशन शब्द की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति जो है आपका VACC वैकेस से हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे गाय हो जाएगा। इसका मानना क्या है कि जिसका अर्थ होता है गाय। आधुनिक टीके के आविष्कार एडवर्ड जेनर ने चेचक की सुरक्षा के लिए कॉपॉक्स जैसे कि गाय का चेचक वायरस का उपयोग किया और इसी के कारण इसे प्रक्रिया का नाम जो है आपका वैक्सीनेशन रखा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए पायरेक्स कांच के अगर अधिक सामर्थ्य के लिए बात करते हैं तो पायरेक्स कांच, जिसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं, इसको जो है बनाने के लिए बोरोन ट्राईऑक्साइड B2O3 मिलाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बोरेक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, कि निम्न में से कौन सा रसायन जो है ताप पर पकाने पर खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो सुक्रोलोस जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सुक्रोलोस जो होता है आपका एक कृत्रिम मधुरक है जो कि सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न, यह एक अत्यधिक ताप स्थिर होता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च खाना पकाने और बेकिंग तापमान पर अपनी मिठास नहीं खोता है। यह कोई कैलोरी भी नहीं देता है। आगे यहाँ पे सुक्रोस दिया गया है, तो सुक्रोस जो है आपका नियमित टेबल शुगर है जो कैलोरी प्रदान करता है और कृत्रिम मधुरक नहीं होता है। एक जो यहाँ पे आपका ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है, कैलोरी प्रदान करता है और यह भी जो है कृत्रिम मधुरक नहीं है। एक जो है आपका एस्पार्टम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो एस्पार्टम जो है आपका कृत्रिम मधुरक है। यह जो है आपका ताप स्थिर नहीं होता है और गर्म करने पे अपनी मिठास जो होता है खो देता है, इसीलिए इसका उपयोग आमतौर पर ठंडे खाद्य पदार्थ और शीतल पेय में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 84 नंबर। 84 नंबर जो है आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि सीएनजी में कौन सा घटक, सीएनजी में कौन सा मिक्स होता है। तो सीएनजी की बात करते हैं तो आपका मीथेन, इथेन और हाइड्रोकार्बन होता है, ए का सी हो जाएगा। कोल गैस में कौन सा मिक्स होता है, तो कोल गैस की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, 2 हो जाएगा। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका प्रयोग जो है आपका सोडा अम्ल अग्निशमक में होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रवर करने के लिए मिलाया जाता है, तो ये भी जो हो जाएगा बी भी सही हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है क्या कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, तो यह एक संक्षारी झारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यह एक संक्षार झारक नहीं है, असंक्षार झारक है, असंक्षार क्षारक है, क्षारक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है आपका क्षारक प्रवृत्ति, बेस प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टल हो जाना साधारण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। दूध का अस्कंदन, दूध का जमना जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ बी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति जो है आपका, किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है। तो देखिए जे के समरूप अगर पूछा गया है तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका आमाशय हो जाएगा। मुंह अगर बात करते हैं यहाँ पे मुंह का, तो यह पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार बोला जाता है। एक यहाँ पे आपका आंत दिया गया है, तो छोटी और बड़ी आंत होती है। छोटी और बड़ी आंत लंबी कुंडलीकलित नलिकाएं होती है। एक यहाँ पे यकृत दिया गया है, तो यह पेट के दाहिनी ओर स्थित एक बड़ा कठोर अंग होता है, इसलिए इसे जो है अब इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुप्रयोग होता है। तो देखिए संतुलित अगर रासायनिक नियम पूछा गया है तो इसका गुणित अनुपात का नियम नहीं होगा, गैसीय अनुपात का नियम, एवोगाड्रो का नियम नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि परमाणुओं की संख्या समीकरण की तुलना करने का मतलब अभिकारकों और उत्पादों दोनों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। यह सुनिश्चित करता है कि अभिक्रियाओं के पहले और बाद का कुल द्रव्यमान जो होता है आपका समान होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 89 नंबर मिलान करने वाला है कि सिलिंग साइकोमीटर किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का जो हो जाएगा आपका सापेक्षिक आर्द्रता से है। पेडोमीटर जो होता है आपका दूरी नापती है, तो 3 बी का 4 हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर से आपका विकिरण ऊर्जा नापा जाता है, और पिकोमीटर से आपका ठोस की मात्रा, तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर जो है बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 90 नंबर कि किस एंजाइम, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपनी आकार जो है अक्सर बदलता है। तो देखिए एक जो है आपका न्यूक्लियोटाइड, एक जो है आपका ब्यूक्लोटिड, जो कि अगर इंग्लिश में देखिएगा तो दोनों सेम है। तो इसके मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब की बात करते हैं तो ये एंजाइम जो है आपका न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर HIV में उत्परिवर्तन का कारण नहीं बनते हैं। तो ए भी हटा दीजिए, ए भी हटा दीजिए। एक जो है आपका एंट्रोकाइनेस है, यह पाचन तंत्र में पाया जाता है। एंट्रोकाइनेस जो होता है आपका पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एंजाइम है, जिसके HIV की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलता है कि यह एंजाइम वायरस RNA जीनोम को मेजबान कोशिका में DNA में कॉपी करता है। यह एक प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा सही नहीं है। तो देखिए साल्मोनेला जो होता है आपका क्या है, तो साल्मोनेला जो है आपका यह जो होता है आपका साल्मोनेला कुष्ठ रोग के लिए नहीं होता है। कुष्ठ रोग के लिए जो होता है आपका
कुष्ठ रोग के लिए जो होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी इसमें यूज किया जाता है। और अगर बात करते हैं आपका साल्मोनेला के कारण जो होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर आंतों को प्रभावित करता है। साल्मोनेला जो होता है आपका आंतों को प्रभावित करता है। और कुष्ठ रोग के लिए आपका जो होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यूज होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम सही है। एयरसुनेला पेपेटिस जो होता है आपका प्लेग के लिए भी सही हो जाएगा। वाइब्रियो कॉलेरी जो होता है आपका हैजा के लिए भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साल्मोनेला जो होता है आपका आंत में होता है। और कुष्ठ रोग के लिए जो होता है आपका वाइब्रियो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 जो कि मिलान करने वाला है। भंजन का काम क्या है? तो देखिए भंजन का काम जो होता है आपका पेट्रोल का परिशोधन करना, ऑप्शन नंबर 2। प्रगलन का काम क्या होता है? तो तांबा इसमें लगा दीजिए। हाइड्रोजनीकरण का काम क्या है? तो इसका 4 कर दीजिए। वल्कीकरण का काम क्या है? तो इसका 1 कर दीजिए, क्योंकि देखिए रबर में जो होता है सल्फर को मिलाया जाता है वल्कीकरण के लिए। तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भंजन किसको कहते हैं? तो जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को छोटे और अधिक उपयोग अणुओं में तोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो भंजन बोलते हैं। और प्रगलन किसको बोलते हैं? तो देखिए प्रगलन जो होता है आपका अयस्कों के साथ मिला होता है। यह एक धातुकर्म प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को उसके अयस्कों से निकालने के लिए उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है, जैसे कि तांबा, लोहा और जस्ता आदि धातुओं को निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु में मिला करके उसको संतृप्त किया जाता है, क्योंकि जैसे कि खाद्य वसा में यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर संतृप्त यौगिक प्राप्त किया जाता है। इसका व्यवसाय को उपयोग जो होता है खाद्य तेलों असंतृप्त वसा को ठोस घन वनस्पति घी में परिवर्तन करता है। और जो है आपका वल्कीकरण जो होता है, वल्कनीकरण जो होता है आपका सल्फर में जो होता है आपका, देखिए प्राकृतिक रबर में भौतिक गुण को बेहतर बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर को अधिक कठोर टिकाऊ बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर की बात करते हैं 92 का जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 93 नंबर कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जाती है? तो देखिए 20,000 से नीचे जो होता है आपका नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 से ऊपर जो होता है 20 से लेकर के 20,000 तक के जो हम ध्वनि को सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। और 25 दिया गया है, 30 दिया गया है, 35 दिया गया है, ये सभी जो है आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनि है। जो 20,000 से एबव होता है अल्ट्रासोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है? तो देखिए पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम किस में होता है? तो देखिए अस्थि ऊतक में होता है, क्योंकि जैसे आपका हड्डी टूटता है तो जुट जाता है, ये भी हो जाएगा। पेशी ऊतक में भी जो होता है, यकृत में भी होता है, लेकिन तंत्रिका ऊतक में जो होता है रीजनरेशन बहुत कम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 94 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके द्वारा आविष्कार किया था? किसके आविष्कार किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका क्लिनिकल तापमान का आविष्कार किए थे। इसका जो हो जाएगा क्लिनिकल तापमान हो जाएगा, तापमापी हो जाएगा। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट जो है आपका 1866 ईस्वी में इसका आविष्कार किए थे। और एक जो है आपका एक्सरे मशीन, इसकी खोज जो है आपका 1895 ईस्वी में और WC रोंटगेन के द्वारा किया गया था। एक जो है आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसकी आविष्कार जो है आपका जाक्रियस जेनस के द्वारा जो है आपका 1590 ईस्वी में किया गया था। एक जो है आपका परिश्रावक जिसको हम इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं, इसका आविष्कार जो है आपका 1816 ईस्वी में रेने लेनेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है निम्न लक्षणों को दर्शाता है? जैसे कि होठों का सूजना, हाथ और पैरों की त्वचा पर मोटे वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना। तो ये एक बीमारी जो होता है आपका निकोटिनोमाइड जिसको हम पेलार्ग रोग बोलते हैं, ये हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। और आयोडीन की कमी से जो है आपका ग्वाइटर रोग होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा निकोटिनोमाइड, जो कि आपका पेलाग रोग होगा। आगे देखेंगे 97 नंबर कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था?
देखिए ये पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, तो 2005 से 6 के बीच में किया गया था। और इसके क्रम में आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना आता है जो कि 2002 से 2007 आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर है कि किस समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोरेवाला समिति के नाम पे, एक गोरेवाला समिति के नाम पे। एक जो है आपका दीपक मोहंती समिति, यह समिति वित्तीय समावेशन के लिए मध्यम अवधि का खाका तैयार करने के लिए जुलाई 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गठित किया गया था। एक जो है आपका दामोदर समिति, इस समिति का गठन 2010 में खुदरा और छोटे ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं के सुधार के लिए किया गया था। एक जो है आपका नरसिंगम समिति, यह समिति जो होता है क्षेत्र में सुधार से संबंधित, जिसे 1991 और 1998 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 कि भारत में बेरोजगारी की आंकड़ा प्रदर्शित करता है। तो देखिए भारत में जो है बेरोजगारी की आंकड़ा जो है आपका NSSO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। NSSO का फुल नेम जो होता है इंग्लिश वाला देखिए कि नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे और कुछ दिया गया है जो कि वित्त आयोग के बारे में बोला गया है कि वित्त आयोग यह निकाय मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण को दर्शाता है। एक जो यहाँ पे सी दिया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का NSSO के साथ जो है विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बना दिया गया है। और एक जो यहाँ पे डी दिया गया है, योजना आयोग के स्थान पे आपका नीति आयोग आ गया है जो कि जिसकी स्थापना 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो देखिए जुड़वा घाटा किसको बोला जाता है, तो राजकोषीय घाटा और चालू घाटा को हम जुड़वा घाटा बोलते हैं। तो देखिए जुड़वा घाटा शब्द का प्रयोग उस स्थिति का वर्णन के लिए किया जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साथ दो प्रमुख घाटे होते हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा, चालू घाटा दोनों होता है। अब हम राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं कि जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, उसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। एक जो है आपका चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, उसे हम विदेशी मुद्रा का जो होता है आपका, जिससे विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह हो जाता है, उसको हम चालू घाटा बोलते हैं। और इन दोनों घाटा को जुड़वा घाटा बोला जाता है क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे के प्रभावित करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के असंतुलन पैदा हो जाता है। और इसी तरह से जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आज एडिटोरिया टेस्ट 2 का जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। थैंक यू।